अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री के हवाले से। डिसीजन ट्री एक हमारे पास ट्री होता है जिसमें हमने अपने फ्यूचर की प्रोडिक्शंस को करने के लिए ना हम डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो ये भी जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है इसमें ही आता है। और इसमें हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन को प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन में मतलब कि हम क्लासीफाई करते हैं या तो ये चीज़ होगी या ये नहीं होगी। और रिग्रेशन में ये है कि हमारे पास फुल इनपुट्स आउटपुट्स दिए गए हैं और हमने किसी नई प्रिडिक्शन को निकालना है तो हम उसमें भी यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें छोटे-छोटे पार्ट्स में डाटा को करते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर हम उसके क्या करते हैं, एक डिसीजन ट्री को क्रिएट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सारा एक डिसीजन का मेथड जो है ना, वो क्या हो सकता है। ठीक है? इसमें हमारे पास एक रूट नोड होता है, ठीक है? जिसको हम स्टार्टिंग ट्री डिसीजन कहते हैं और फिर हमारे पास इंटरनल नोड्स आते हैं जिनकी बेस पर हमने उनकी कंडीशन को देखते हुए अपने जो डिसीजंस लेने होते हैं और फिर एंड पे हमारे पास आता है लीफ नोड्स, जिसमें हमारे पास एक फाइनल जो आउटपुट होता है या प्रिडिक्शन होती है हम उसको शो करवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें कि अगर हमने देखा है कि ये जो वेदर है वो सनी है, ठीक है? तो हम क्या एक तरह की ये हमारे पास हो जाएगा एक तरह का रूट नोड, ठीक है? और आगे जो है हमारे पास जो येस और नो है ना, वो हमारे पास हो जाएँगे इंटरनल नोड्स और एंड पे आके हमारे पास जो लीफ नोड होंगे वो ये होंगे कि गो आउट टू प्ले और स्टे इन इंडोर्स, ठीक है? ये हमारे पास आ जाएँगे लीफ नोड्स में। तो इस तरह हम अपनी डिसीजन कर सकते हैं कि हमने अपने फ्यूचर को देखते हुए हमने क्या डिसीजन लेना, तो हम इसमें डिसीजन ट्री को यूज़ करते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। जैसे हमारे पास इसमें रूट नोड आता है, फिर डिसीजन नोड्स आते हैं जिसमें हम इंटरनल नोड्स भी कहते हैं, फिर लीफ नोड्स आते हैं जिसको हम टर्मिनल नोड्स कहते हैं। फिर इसकी ब्रांचेज़ हैं, स्प्लिटिंग हमने कैसे करनी होती है अपने ट्री की। फिर प्रोनिंग हमने क्या करना होता है, इसमें किस चीज़ को प्रोन करना होता है अपने डिसीजन को लेने के लिए। एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है। तो इसकी डिटेल मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रूट नोड। ये एक ट्री का ना ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखते हुए या उनकी बेस पे। मिसाल के तौर पर कोई भी एक काम है, ठीक है? उसके आगे काफ़ी डिसीजंस बन रहे हैं या उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो उसमें जो सबसे बड़ी जो उस काम की जड़ होगी ना, उसको हम एज़ अ रूट नोड लेंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास वेदर है, अब वेदर के आगे 3 काफ़ी किस्में बन सकती हैं, जैसे सनी भी है, रेनी भी है और क्लाउडी भी है। तो हम उसको वेदर को हम क्या लेंगे, एक तरह का रूट नोड लेंगे ताकि उसके आगे के हमारे पास जो कंडीशंस है वो आ सकें और फिर हम उनके बेसिस पर अपनी डिसीजंस को ले सकें, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन नोड्स। ये वो नोट्स होते हैं जहाँ पर हम मल्टीपल डिसीजन लेते हैं और हर डिसीजन पर ना एक जो हमने अपनी नोड लिखा होता है ना इंटरनल नोड के अंदर, कोई कंडीशन लगाई होती है हमने, उस पे हमने क्या करना होता है, अपनी जो वैलिड कंडीशन होती है ना उसको चेक करते हुए डिसीजन करना होता है कि हम आगे किस फैसले पर पहुँचेंगे और हमारी आगे की जो प्रेडिक्शन है वो क्या होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास इंटरनल नोड बना हुआ है 18 का, ठीक है? जिसमें एज दी हुई है 18। अब उसके आगे हमारे पास एक जो नोड्स 2 बनते हैं जिसमें हमारे पास येस और नो आता है। इसमें हमारे पास अगर येस होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका लाइसेंस को चेक करेंगे और हम इसको जो उसकी गाड़ी है ना वो हम उसको अलॉट कर देंगे, ठीक है? और अगर वो 18 से कम होगा और उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं होगी लाइसेंस की, तो हम उसको गाड़ी नहीं देंगे। तो इस हवाले से भी हम इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास डिसीजन नोड के तौर पर आया और इसके जो एंड पे जो हमारे पास आंसर है ये हमारे पास लीफ नोड से। अब लीफ नोड्स क्या होता है, हमारे पास ये एंड पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास जो पूरा एक ट्री होता है ना उसका जो फाइनल वैल्यू जो लेवल होती है ना, हमें वो जो शो करवाती है ना उसको हम कहते हैं लीफ नोड्स। अगर हम ऊपर वाली एग्जाम्पल को देखें तो अगर हम देखते हैं कि इसकी एज 18 है, ठीक है? तो अगर उसके पास लाइसेंस होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, गाड़ी को हम उसको डिक्लेयर कर देंगे, मतलब कि कोई उस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है? तो अगर उसकी 18 से लेस होगी तो हम उसको ये जो गाड़ी होगी वो नहीं देंगे, ठीक है? तो ये जो हमारे पास एंड पे आएँगे ना एक लाइसेंस या एलिजिबिलिटी येस है या एलिजिबिलिटी नो है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लीफ नोड्स के अंदर, ठीक है? फिर हमारे पास इसके आगे आ जाती हैं ब्रांचेज़। अब ब्रांचेज़ वो एरोज़ या पाथ होते हैं जो हमारे जो आउटपुट्स और डिसीजंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम अमूमन जैसे ट्री में पढ़ते आते हैं कि हमारे पास ये एक रूट नोड है, फिर इसके आगे जो फर्दर हमारे पास ब्रांचेज़ बनती हैं, फिर इसके आगे नोड्स हैं। तो ये इसके अंदर जो हमारे पास ये वाली लाइन्स है ना, इसको हम क्या करेंगे, ब्रांचेज़ कहेंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर हम इस एग्ज़ाम्पल की बात लें तो हमारे पास यहाँ पर ये वेदर का नोड है, ठीक है? उसके आगे हमारे पास सनी का नोड है और उसके आगे हमारे पास एक रेनी का नोड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके डिसीजन के जो आउटकम्स है वो आ जाते हैं कि गो आउट, ठीक है? सनी हुआ तो गो आउट और रेनी हुआ और तो फिर हम क्या करेंगे, स्टे होम। मतलब कि अगर आप सर्दियों के हवाले से बात करें तो सनी हुआ तो हम क्या करेंगे, बाहर जाएँगे ताकि हम ज़रा धूप ले सकें और अगर रेनी हुआ तो हम बाहर नहीं जाएँगे ताकि हमें सर्दी ना लग जाए। तो इसमें से भी हम अपने डिसीजन को ले सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी स्प्लिटिंग।
स्प्लिटिंग में हमने क्या करना होता है, हमारे पास नोट्स होते हैं, हमने उसको 2 या 2 से ज़्यादा सब नोट्स में डिवाइड करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के एम्प्लॉय की जो प्लेसमेंट है उसके हवाले से देख रहे हैं कि उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है, मिसाल के तौर पर उसका 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? और उसकी आगे इनकम का जो हमारे पास एक इंटरनल नोट है, तो हम उसको देखेंगे तो इसके आगे भी फर्दर नोट्स माँग सकते हैं कि इसकी कितनी इनकम हो सकती है, लो है कि मीडियम है या हाई है, ठीक है? तो इस हवाले से हमने इस एक चीज़ की हमने आगे स्प्लिटिंग की है, तो इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। फिर प्रोनिंग किसे कहते हैं? प्रोनिंग हम कहते हैं किसी चीज़ को हटा देना या रिमूव कर देना। ये एक तरह की तकनीक होती है जिसमें हम ब्रांचेज़ को हम क्या करते हैं या उसके अंदर जो नोट्स होते हैं ना अननेसेसरी उसको हम हटा देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट है, ठीक है? उसका हमने स्टडी के मुतालिक हमने क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है या डिसीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, उसकी मिसाल के तौर पर उसमें एक इंटरनल नोट आता है एज का। अब उसमें हमारे पास 2 नोट्स बन चुके हैं एज के, कंडीशन के तौर पर या तो ये 18 ईयर्स का है, ठीक है? या उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख ली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो तकरीबन एक तरह की दोनों ही चीज़ें हैं, सेम है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ को। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 18 वाला नोट होगा ना इसको क्लोन कर लेंगे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से हमें उसकी एज भी पता चल सकती है, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास ये जो अननेसेसरी नोट होगा ये प्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी का मतलब होता है कि डिसऑर्डर या खराबी, उसके अंदर किसी चीज़ का खलल, और इंफॉर्मेशन गेन है कि हमारे पास जो सारा डाटा दिया गया ना इनपुट आउटपुट अपनी प्रोडिक्शन के लिए, उसमें हमने कोई इंफॉर्मेशन गेन करनी है ताकि हम अपने फ्यूचर की प्रोडिक्शंस को कर सकें, ठीक है? ये मैथमेटिकल मेजर्स होते हैं, इसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके हवाले से भी बताऊंगा न्यूमेरिकली, ताकि आपको इन सब के मुतालिक भी पता चलेगा कि हम किस तरह अपना डिसीजन ट्री को क्रिएट करते हैं इनके फार्मूलेस को यूज़ करके। ठीक है, एंट्रोपी हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्प्योर और डिसऑर्डर होता है, डाटा सेट होता है जिसमें हमें कोई प्योरिटी नहीं पता चलती है कि ये हमने ऐसा कोई नोड के तौर पर या रूट नोड के तौर पर लेना है या इसको डिसीजन ट्री में ऐड करना है या नहीं करना। तो हम इसको करते हैं एंट्रोपी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अगर देखते हैं तो स्टूडेंट का टाइम है, ठीक है, स्टडी टाइम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर तो हमने स्टडी टाइम को एज अ रूट नोड लेने के बजाय हम जेंडर को एज अ रूट नोड लेंगे तो उसमें खराबी आएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि बात किसकी हो रही है। ऊपर होगा तो जेंडर, और नीचे हमने क्या बताया हुआ उसका टाइमिंग बताया हुआ, तो वो इससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको एंट्रोपी को यूज़ करते हैं ताकि इसमें जो ये चीज़ें ख़राब है ना उसको हम हटा सकें और उसमें हम जो एक्यूरेसी है ना वो लेके आ सकें। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन को इसलिए किया जाता है ताकि हम एंट्रोपी को रिड्यूस कर सकें, मतलब कि हमारे पास जो डिसीजन ट्री बनेगा उसमें अगर कोई खराबी आती है या इम्प्योरिटी आती है हम उसको क्या करें, ख़त्म कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री को बनाने के लिए हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि हमारे पास कितनी एंट्रोपी रिड्यूस हुई है और हमने किस तरह अपने डाटा सेट को स्प्लिट किया है। तो इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन गेन करके अपना जो फाइनल डिसीजन ट्री होता है ना वो प्रॉपर बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन होगी, हमारे पास उसकी बेटर जो है वो फीचर्स की जो क्या कहते हैं स्प्लिटिंग होगी ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और हमारे पास जो आंसर है ना वो भी एक्यूरेट आएगा। तो यही सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं डिसीजन ट्री के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।